हेलो गाइस, वेलकम टू वाई शाइस। माय नेम इज़ इशी एंड इस वाले वीडियो में हम क्लास 7 की हिस्ट्री एंड सोसाइटी का चैप्टर नंबर 9 कवर करने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। नाम से तो पता लग रहा है कि ये है किस बारे में, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। देखो, हमारा जो लोकल ट्रेडिशन होता है ना, या फिर हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन होता है, या फिर हमारा कुछ भी हो, उसमें इंटरमिक्सिंग देखने को मिलता है। इंटरमिक्सिंग इन द सेंस कि मान लो जैसे कि हम यूपी से हैं, ओके। अब अगर मैं गई डाउन साउथ में समवेयर, जहाँ पे मान लो केरला में गई या फिर तमिलनाडु वगैरह में गई, तो हो सकता है यहाँ पे फेस्टिवल, यहाँ पे दिवाली का फेस्टिवल किसी और तरीके से सेलिब्रेट करते हो, वहाँ पे वही फेस्टिवल किसी और तरीके से सेलिब्रेट करते हो। एंड मैं गई उधर, मुझे ज़्यादा पसंद आ गया उधर का, तो मैं जब आऊँगी अपने नॉर्थन साइड में तो मैं आके यहाँ पे सब बताऊँगी, तो यहाँ पे हो सकता है वो और भी लोगों को पसंद आए, तो वो एक एडिशन कर लेंगे लोग अपने कल्चर में। तो इसको कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, या फिर आप जो भी कहना है कह लो। तो ऐसा बस रीजन वाइज नहीं होता है, मतलब ऐसा आप लोकल विलेज में भी आपको देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्थ से हैं फिर आप साउथ में जाएंगे तो ही ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपके जिस भी विलेज में रहते हो आप, या फिर आप जिस भी टाउन में रहते हो, उसमें भी ऐसा देखने को मिल सकता है। आप आस पड़ोस के एरिया में गए, आपको वहाँ का कुछ चीज़ अच्छा लगा, फिर आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो मतलब इफ़ हमें सोसाइटी में सर्वाइव करना है, एंड अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, तो उसमें इंटरमिक्सिंग देखने को बहुत ज़्यादा मिला है। रादर मतलब हर चीज़ में, ऐसा नहीं है कि बस कल्चर में ही मिला है, हर चीज़ में, इवन लैंग्वेज में भी मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो। अगर आपको कोई बोले कि एक पर्सन को आइडेंटिफाई करना है ये किस एरिया से बिलोंग करता है, तो हम लोग किस बेसिस पे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पहला, उसकी बात करने के स्टाइल से। मतलब अगर वो कुछ बोलता है, सबसे पहले उसका लुक देखेंगे, अगर लुक से भी कुछ समझ में नहीं आया तो फिर उसके बात करने के तरीके से। अब अगर वो कह रहा है कि वो साउदर्न पार्ट से बिलोंग करता है और बोल रहा है जनाब, मीन्स एक एग्जांपल मैं बस बता रही हूँ कि अगर वो कह रहा है कि मैं साउथ से बिलोंग करता हूँ, एंड वो आपको बोल रहा है कि जनाब, ठीक है, तो आप पता लगा सकते हो कि नहीं, ये फिर साउथ से नहीं है, या तो फिर ये साउथ में जाके रह रहा है लेकिन वो साउथ से बाय बर्थ नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी को आइडेंटिफाई करना हो तो हम लोग किस किस बेसिस पे कर सकते हैं? उसके लुक को देख करके, ठीक है, कैसा ड्रेस पहना है, क्या चीज़ है उसके अंदर, ठीक है, वो चीज़ देख करके, और फिर उसके बाद लैंग्वेज देख करके उसका, और फूड हैबिट्स देख करके, और उसका जो डांस होता है, म्यूज़िक होता है, हम लोग ये देख करके पता लगा सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कौन से एरिया से बिलोंग करता है, ठीक है। इतना बस था, एक ओवरव्यू देने के लिए था। आगे चलते हैं, द चेराज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज और रीजन के बीच में बहुत ही अच्छा सा डेवलपमेंट दिखा रखा है, कनेक्शन दिखा रखा है बेसिकली। तो चेराज के बारे में पढ़ते हैं। सी, ये जो चेरा किंगडम है ना, महोदयापुरम का, ये जब मैं पढ़ा रही थी ना, चोला चेरा और पांड्या, ये वही वाला है, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुआ था 9th सेंचुरी में इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, मतलब प्रेजेंट डे आज का केरला है। तो मैं इतना एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आप लोग को इंडिया का मैप पता होगा कि कहाँ पे केरला है, कहाँ पे तमिलनाडु है, वगैरह वगैरह। क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट को मैपिंग आनी चाहिए, मतलब दिमाग में फिट होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा लोकेशन है। तो जो आज का प्रेजेंट एक केरला है, वहाँ पे एक टाइम पे मतलब 9th सेंचुरी में हुआ करता था चेरा किंगडम, ओके, महोदयापुरम का। उसके बाद ये जो एरिया था, जो आज का प्रेजेंट एक केरला है, मतलब उस टाइम का जो चेरा किंगडम था, वहाँ पे मलयालम बोलते थे लोग। मलयालम क्या था? वहाँ का रीजनल लैंग्वेज था। एंड ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल है जिसने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करने में अपना रीजनल लैंग्वेज यूज़ करा है। बिकॉज देखा था एंशंट इंडिया में भी, और जब मैं अभी क्लास 7 का स्टार्टिंग वाला चैप्टर करवा रही थी तो मैंने उसमें भी बताया था कि जितने भी इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड हुए हैं, या तो वो संस्कृत लैंग्वेज में हुए हैं, या फिर प्राकृत, मतलब ऐसे बहुत कम हुए हैं जो प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत मतलब वहाँ का खुद का लैंग्वेज। तमिल का है तो तमिल का प्राकृत लैंग्वेज क्या है? तमिलनाडु का तमिल लोग बोलेंगे, ठीक है। उड़ीसा का है तो फिर वो उड़िया बोलेंगे वो लोग। तो ऐसे ना बहुत कम हुए हैं। और जो संस्कृत में जो डेवलपमेंट हुई है इंस्क्रिप्शन की, वो ज़्यादा हमें देखने को मिली है। तो ये एक वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल है जिसने अपने इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब करवाया, उन्होंने मलयालम लैंग्वेज का यूज़ करा। मतलब एक ऑफिशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करने में इन लोगों ने अपने रीजनल लैंग्वेज का यूज़ किया। तो आपको यहाँ पे इंटरमिक्सिंग देखने को मिली कि नहीं? एक लैंग्वेज का रीजन के साथ एक कनेक्शन देखने को मिला कि नहीं?
ठीक है। रीजन मतलब वो वजह वाला रीजन नहीं, रीजन मतलब वो प्लेस लोकेशन वाला रीजन, एरिया वाला रीजन, ठीक है। तो अभी क्योंकि उनका प्रकृत लैंग्वेज क्या था, मलयालम, और नॉर्मल वाला लैंग्वेज क्या था उस टाइम पे, प्रचलित लैंग्वेज, यू कैन से फेमस लैंग्वेज संस्कृत था ना। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने संस्कृत को बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया था। इंडीड उन लोगों ने सांस्कृतिक ट्रेडिशन को भी अपनाया था इन द सेम पीरियड, मतलब उसी टाइम पर उन लोगों ने सांस्कृतिक ट्रेडिशन को भी अपनाया था। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप चले जाओगे केरला में, एक टेम्पल थिएटर होता है ना, टेम्पल थिएटर्स में आप चले जाओगे केरला के, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो वहाँ पे जो भी प्लेस वगैरह होते थे, जो भी पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, टेम्पल्स में डांस, म्यूज़िक, प्लेस वगैरह जो भी हुआ करता था, वो इन लोगों ने संस्कृत वाले एपिक से ली थी। मतलब वो बेसिकली वो लैंग्वेज जो वो लोग यूज़ करते थे ना, वो संस्कृत था। ओके, अच्छा, पहला लिटरेरी वर्क मलयालम में 12th सेंचुरी में लिखा गया, वो भी डायरेक्टली संस्कृत से ही लिया गया था। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस एक 14th सेंचुरी का टेक्स्ट है। देखो, सेंचुरीज वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। आपको बस नेम याद करने हैं, वो भी मतलब कभी कभी ही आ सकता है, जैसे कि ये लीलाती कलम है। अब बहुत ही रेयर चांसेस है कि यूपीएससी पूछ दे कि ये क्या था। तो इट वॉज नथिंग बट अ टेक्स्ट, ठीक है, जो कि संस्कृत में लिखा गया था, जिसमें क्या था, ग्रामर और पोइटिक्स था, ठीक है। और ये मणि प्रवलम में कंपोज करा गया था। मणि प्रवलम मतलब आप ऐसे समझो प्रिकर्सर है मलयालम का। जैसे कि सारे लैंग्वेज में ना इवोल्यूशंस होते रहते हैं, तो मणि प्रवलम जो था ना, वो पहले लोग बोलते थे, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होते गया तो वो मणि प्रवलम कन्वर्ट हो गया मलयालम में। तो ऐसे समझो कि जो मणि प्रवलम है वो प्रिकर्सर है किस चीज़ का, मलयालम का, ठीक है। बस आपको ये इतना ध्यान देना है। तो इन लोगों ने कभी भी किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं करा, मतलब ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने रीजनल लैंग्वेज अपनाया तो जो ऑल ओवर इंडिया में उस टाइम पे संस्कृत भाषा फेमस थी तो उसको अवॉइड कर दिया था, ऐसा बिल्कुल ही नहीं था, ठीक है। आते हैं अभी जगन्नाथ कल्ट पे। अभी देखो ये है कहाँ, ये हमारा है उड़ीसा में। जिसको भी पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो जो बहुत ही अथीस्ट टाइप के लोग होते हैं, आस्तिक टाइप के लोग होते हैं, तो बेसिकली वो यहाँ इस टेम्पल में जाते ज़रूर हैं। कहाँ पे है ये, उड़ीसा में है, मतलब पुरी में है, उड़ीसा में एक पुरी करके जगह है, वहाँ पे है। तो जगन्नाथ का मतलब होता है ना लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक हिंदू रिलीजन में विष्णु भगवान होते हैं, तो उनके लिए ये यूज़ होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब जगत के देवता, इज कॉल्ड जगन्नाथपुरी। ये किसके लिए यूज़ होता है, विष्णु के लिए। वैसे ये आएगा नहीं पेपर में, डोंट वरी। ये लोग रिलीजन पे क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि रिलीजन पे क्वेश्चन कम पूछते हैं तो उसको पढ़ो ही मत। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ये हो गया ना, ये जगन्नाथपुरी किसके लिए यूज़ होता है, तो लॉर्ड विष्णु के लिए। बहुत रेयर चांसेस हैं, बट दिमाग में रखना पड़ेगा इसको। तो एट दैट टाइम वहाँ पे बहुत सारे जो कल्चर्स हुआ करते थे वो इवॉल्व हुए उस टाइम पे। किस टाइम की बात हो रही है ये अप्रॉक्स आपकी बात हो रही है 12 से लेकर के 14 सेंचुरी के बीच की बात हो रही है। ओके, देन वहाँ पे जो लोकल ट्राइबल पीपल हुआ करते थे ना, उन लोगों ने अपने जो डीटी हुआ करते थे, मतलब जिनकी भी वो पूजा किया करते थे, उनकी उन लोगों ने वुडन इमेज बनाई थी, ठीक है। जैसे मैंने पिछले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि जो नॉर्मल पीपल, जो लोकल पीपल हुआ करते थे, वो एक लोकल गॉड की पूजा किया करते थे। बाकी जो रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी वो ही अलाउड थी बस टेम्पल में जाने के लिए। बट जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे, मतलब लोकल पीपल जो हुआ करते थे, वो एक छोटे मोटे भगवान की पूजा मूर्ति वगैरह बना करके अपने घर में ही पूजा किया करते थे। तो इन लोगों ने भी कुछ जो ट्राइबल पीपल थे ना, वो जगन्नाथपुरी की, या फिर जिसकी भी वो पूजा करते थे उनकी, नॉट जगन्नाथपुरी, जिनकी भी वो पूजा करते थे उनकी एक वुडन इमेज बनाया उन लोगों ने, और उसको एक लोकल गॉड मान लिया, ठीक है, क्योंकि इन लोग को अलाउड नहीं था ना, बिकॉज दे वर ट्राइबल पीपल, तो इन लोग को अलाउड नहीं था। ओके, एंड फिर आप बाद में देखोगे कि उन लोगों ने जो वुडन इमेज बनाया था ना, उसी को बाद में विष्णु के साथ में कोरिलेट कर दिया, मतलब उन लोगों ने बाद में विष्णु के साथ में आइडेंटिफाई कर दिया। उसके बाद में 12th सेंचुरी में, अगेन सेंचुरी याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे गंगा डायनेस्टी के, अनंत वर्मन नाम था इनका, अनंत वर्मन नाम था। इन्होंने ये डिसाइड करा था कि ये इस टेम्पल को रिफाइन करवाएंगे, मतलब इसको ठीक ठाक से करवाएंगे जो जो कुछ भी है, बट इन्होंने उसको इरेक्ट करने का डिसीजन लिया था, जगन्नाथ टेम्पल का। उसके बाद में आप देखोगे कि अराउंड 1230 के आसपास में एक अनंग भीम थ्री करके एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपने आप को बोला कि आई एम द डेप्यूटी ऑफ गॉड, ठीक है।
तो ऐसा मैंने पहले बता रखा है ना कि राजा लोग अपने आप को कैसे ही एसोसिएट किया करते थे उस टाइम के टेम्पल के भगवान जी लोगों से। उसके बाद देखो, जैसे जैसे ही टेम्पल को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हुआ, जैसे ही टेम्पल पहले टेम्पल हुआ करता था एज ए सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, जो भी लोग आते थे वो टेम्पल को ही देख के जाते थे, बिकॉज एट दैट टाइम ना इंडिया में कुछ था भी नहीं वैसे, अगर एक उसको क्रिटिसाइज़ करना हो ना तो फिर इंडिया में उस टाइम पे कुछ था भी नहीं, ऐसा नहीं था कि उधर इधर टेम्पल है तो उधर कुछ और अच्छी चीज़ हो गई। बिकॉज उस टाइम पे जिसको भी अपनी इकोनॉमी दिखानी होती थी कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमी है, तो बेसिकली वो टेम्पल बनवाता था जो भी राजा था। एग्जाम्पल के लिए देख लेना, बहुत सारा मैंने एंशिएंट में करवा रखा है, क्लास 6 वाले उसमें, या फिर क्लास 7 में ही होगा, आप देख लो। तो जिसने भी कॉन्कर किया ना उड़ीसा को, जैसे कि मुगल्स आए, मराठास आए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई इवन, तो उन सब के सब ने चाहा कि मेरा टेम्पल पे कंट्रोल हो जाए। ठीक है, क्यों ऐसा उन्होंने चाहा होगा? क्योंकि टेम्पल उस टाइम पे ना बस सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज ही नहीं था, बहुत कुछ मायने रखता था टेम्पल उस टाइम पे। बिकॉज मैंने अभी बताया कि जिस भी राजा को, हाँ उन लोगों ने लूटपाट नहीं किया, टेम्पल को तोड़ा वोड़ा नहीं, जगन्नाथ टेम्पल को, लेकिन फिर भी इन लोगों को लगता था कि अगर मैं टेम्पल पे मेरा कंट्रोल हो गया तो फिर पूरे जो लोकल जनता है ना अपने आप ही मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। बिकॉज ब्राह्मणास का इन्फ्लुएंस भी था उस टाइम पे, ब्राह्मण्स कहाँ रहेंगे, टेम्पल के आसपास ही तो बहुत सारे रीजंस थे, मतलब एक नहीं बहुत सारे रीजंस थे कि ये लोग टेम्पल पे ही अटैक किया करते थे या फिर टेम्पल को ही कंट्रोल किया करते थे। आते इसके बाद द राजपूत एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। ये ब्रिटिशर्स ने ना, जो आज का प्रेजेंट डे राजस्थान है, उसको 19th सेंचुरी में राजपूताना स्टेट कहा था। क्योंकि उस टाइम पे कुछ लोग, मतलब नॉट कुछ लोगों बट येस, उस टाइम पे ये लोग कह रहे थे लोग कि जो राजपूत है ना वो बस इसी एरिया से बिलोंग करते हैं। मतलब जो जितने भी राजपूत रूलर रहे होंगे एट दैट टाइम के, उन लोगों को लगता था, मतलब जो ब्रिटिशर्स वगैरह हैं उन सबको लगता था कि जो राजस्थान वाला एरिया है हमारा, पहली बात तो ये कि वो एरिया उनका था नहीं, वो एरिया हमारा है। ठीक है, तो जो ये राजस्थान वाला एरिया है वहाँ से ही बस जो राजपूत थे वो बिलोंग करते थे। बट ये ना आप इसको वो नहीं कर सकते, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये सही है, बिकॉज एट दैट टाइम पे बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे थे जो कि खुद को राजपूत आइडेंटिफाई कर रहे थे। जैसे कि नॉर्थ में था, सेंट्रल इंडिया में था, तो देवर सेवरल ग्रुप्स, या फिर आप कह सकते हो देवर सेवरल स्टेट जो ये बोल रहे थे कि हम लोग राजपूत हैं। क्योंकि राजपूत की ओरिजिन की थ्योरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 5-6 थ्योरीज दे रखी है कि राजपूत का इवोल्यूशन ऐसे हुआ वैसे हुआ। ठीक है, मैंने करवाया, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड उसके बाद में आप देखोगे कि जो बहुत सारे जो लोग थे ना अदर देन राजपूत, वो भी राजस्थान में रह रहे थे। ज़रूरी नहीं था कि जो राजस्थान में है वो सारे के सारे ही राजपूत हो, जो अदर देन राजपूत वाले कास्ट कम्युनिटी के लोग थे वो भी लोग भी राजस्थान में ही रह रहे थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि राजस्थान में बस राजपूत ही पाए जाते थे। लेकिन ये जो राजपूत हुआ करते थे ना, उन्होंने कल्चर जो है राजस्थान का, वहाँ पे बहुत ही अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत बड़ा वाला कंट्रीब्यूशन। आप जो राजस्थान का जो जयपुर है ना वहाँ पे देख सकते हो कि कल्चरल इन्फ्लुएंस कितना बड़ा रहा था राजपूत का उस वाले एरिया में। तो इनके जो भी कल्चरल ट्रेडिशन हुआ करते थे ना, ये इनके आइडियल और एस्पिरेशन जो उनके रूलर हुआ करते थे, पहले मेरी बात सुनो, ये जो कल्चरल ट्रेडिशन हुआ करते थे वो वहाँ के रूलर्स के आइडियल्स और एस्पिरेशन से क्लोजली लिंक हुआ करते थे। क्योंकि जो राजपूत थे ना, राजपूत में ऐसा था कि मतलब सब लोग जानते थे कि अगर कोई राजपूत रूलर लड़ाई करने जा रहा है तो या तो वो मर के आएगा या फिर वो मार के आएगा, खाली हाथ वो नहीं आने वाला है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो मैंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया था जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, तब वो चौहामनास जो थे दिल्ली के, वो चौहान ही थे बेसिकली, मैंने बता रखा है। इफ़ आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख के आइए उसको। और जो आज का प्रेजेंट डे राजस्थान है वो 8th सेंचुरी में बहुत सारे वहाँ पे राजपूत फैमिली थी। जैसे कि मैंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैंने बताया था, तो इनके बारे में काफ़ी कुछ लिख रखा है बहुत सारे बुक्स में, आज भी शायद प्रिस्क्राइब करके उन लोगों ने रखा है, इंस्क्रिप्शन पे भी, बहुत सारी चीज़ों पे भी। तो इन लोग के बारे में ऐसा था कि वीरता का प्रमाण थे ये लोग, मतलब मरना पसंद करेंगे, मारना पसंद करेंगे, लेकिन खाली हाथ आएंगे नहीं। ठीक है, तो कुछ ऐसा था। तो जो इन लोग की जो स्टोरी थी ना, जो राजपूत हीरोज़ के बारे में जितनी भी स्टोरीज़ वगैरह हुआ करती थी, वो पोएम्स में, सॉन्ग्स में लोग गाते थे, पोएम्स में लोग लिखते थे। ठीक है, ऐसा कुछ था वहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, और राजपूत थे भी अच्छे, बिकॉज उनमें सारी क्वालिटीज़ मिलती थी। लॉयल्टी की मिलेंगी, फ्रेंडशिप की मिलेंगी, लव की क्वालिटी मिलेगी, गुस्सा भी था, वेल्योर भी था, हेट भी था, मतलब सब कुछ था एक साथ में।
एक सॉफ्ट हार्टेड पीपल थे। आप जब आगे पढ़ोगे ना कि राजपूत क्यों हार गए, तो उसमें बहुत ही अजीब टाइप की रीजंस मिलेंगी, जिसमें एक ये भी मिलेगा कि वो थे मतलब वीर वीर थे वो लोग, लेकिन वो लोग बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड मतलब काइंड हार्टेड भी हुआ करते थे राजपूत्स एट दैट टाइम। मैं सारे राजपूत्स की बात नहीं कर रही हूँ, पहली बात तो ये, बिकॉज वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो क्रूअल है या फिर काइंड हार्टेड है। लेकिन आपको ये एक रीज़न देखने को मिलेगा, जब हम लोग एडवांस बुक करेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊँगी। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा, क्या आपको लगता है कि वुमेन्स भी इस स्टोरी में हुआ करती होंगी? बिकॉज राजपूत वुमेन को आप रॉयल फैमिली से कंसिडर कर सकते हो, बहुत ही हाई कास्ट और बहुत ही हाई क्लास की ये लोग हुआ करती थी। तो क्या आपको लगता है कि वुमेन्स भी इस जो पोएम्स और जो सॉन्ग्स वगैरह लिखे गए हैं उनकी स्टोरीज़ में होंगी? बिकॉज उस टाइम पे क्या था ना, जो वुमेन्स हुआ करती थी मेनली वो जौहर परफॉर्म करती थी। जौहर मतलब यू कैन से अ काइंड ऑफ सती, लेकिन सती नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वुमेन्स की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अगर उनके जो हस्बैंड है वो उनकी डेथ हो गई तो फिर उनको सती परफॉर्म करना पड़ता था। सती मतलब कि जो उनके हस्बैंड की जो फ्यूनरल होता है ना, जो उनकी जो उनके हस्बैंड की जो चिता होती है वो जलेगी, तो वो अपने आप को जिंदा जाके उस पर उस आग के हवाले अपने आप को कर देंगी। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ करता था। और अगर ऐसा उनके हस्बैंड्स अगर लड़ाई करने गए हैं तो उनको पता लगा कि उनके हस्बैंड्स मर गए वहाँ पे, तो वो लोग जौहर परफॉर्म करती थी। जौहर मतलब खुद ही जा करके, मतलब सारी औरतें, बहुत सारी औरतें खुद ही जा करके वो लोग मतलब यू कैन से आत्महत्या कर लेती थी आग में कूद करके, या फिर ये जौहर का मतलब ही होता है काइंड ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट, कुछ ऐसा होता है। बिकॉज वो लोग को वो लोग ये नहीं चाहते थे कि वो लोग किसी और मेन के हाथ में जाएं लोग। ठीक है, तो ऐसा आपको बहुत देखने को मिलेगा कि जो राजपूत औरतें हुआ करती थी वो जौहर परफॉर्म करती थी, बिकॉज उनको पसंद नहीं था कि उनके इज्जत पे कोई बात आए। बिकॉज अगर नहीं करती लो तो मुगल्स ले जाके क्या ही करते उनके साथ में, सभी को पता है। जस्ट ये यहाँ पे मैप देखो आप, ये मैप है ना, जितने भी रीजन इस चैप्टर में डिस्कस है ना, ये उसका मैप है। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव, बट एक बार देख लेना इसको। मैंने राजस्थान के बारे में बताया, ये इतना राजस्थान के बारे में। मेवाड़, जयपुर में मैंने बताया कि वहाँ पे कल्चरल ट्रेडिशन देखने को मिलेंगे मेवाड़ में, राजपूत रूलर्स वगैरह। उसके बाद में सेंट्रल इंडिया मैंने अभी बताया कि सेंट्रल इंडिया से और नॉर्थन इंडिया से भी, आई थिंक सो यस, नॉर्थन इंडिया से भी राजपूत मिले हैं। तो वो कहना भी सही नहीं है कि बस राजस्थान में ही राजपूत रहा करते होंगे। ढाका के बारे में अभी बात करेंगे आगे। उड़ीसा के बारे में भी मैंने बात कर ली। तमिलनाडु ये रहा आपका, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। ठीक है, लखनऊ के बारे में भी अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। एंड यस, दैट्स इट। अभी तो बहुत सारे लोकेशन है, जस्ट अ मिनट। ओके, आगे चलते हैं। बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर, द स्टोरी ऑफ कथक। इसके बारे में देखते हैं कि जो कथक है वो नॉर्थन इंडिया में फेमस कैसे हुआ। सबसे पहले तो ये कि जो कथक है ना वो कथा वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। कथा वर्ड एक संस्कृत और दूसरे लैंग्वेजेस में यूज़ होता है फॉर स्टोरी। जनरली कभी लोगों को सुना होगा कि मैं तो मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो अपने ग्रैंड मदर से, ग्रैंड फादर से कहते होंगे कि प्लीज़ मुझे एक कथा सुना दो, मतलब एक कहानी सुनाओ, मतलब एक स्टोरी सुनाओ। ठीक है, तो जो ये बेसिकली जो ये कथक हुआ करता था ना, ये था कुछ नहीं, मतलब पहले डांस फॉर्म नहीं था ये एक कास्ट हुआ करता था। किसका कास्ट? जो टेम्पल्स में स्टोरी टेलर्स थे ना, जो टेम्पल्स में स्टोरी सुनाते थे। नॉर्थ इंडिया में जितने भी टेम्पल्स थी उनमें जो भी स्टोरी टेलर्स हुआ करते थे, कहानियाँ सुनाने वाले लोग हुआ करते थे, उनको बेसिकली कहा जाता था कथक, क्योंकि ये कथा वर्ड से डिराइव हुआ। तो कनेक्ट करो ना, कथा कथक। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्टोरी टेलर हुआ करते थे। वो 15 एंड 16 सेंचुरी में जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया और भी चीज़ें डेवलप हुई टेम्पल में, तो इन लोगों ने स्टोरी टेलिंग के साथ साथ में क्योंकि भक्ति मूवमेंट भी आ गया था ना दैट टाइम पे, मैंने भक्ति मूवमेंट करवाया था पिछले वाले चैप्टर में, तो भक्ति मूवमेंट का भी बहुत ही गहरा इन्फ्लुएंस रहा इन कथक्स वाले कास्ट पे। तो उस टाइम के बाद में आप कभी देखोगे कहीं पे राधा कृष्ण की रासलीला वाली कहानियाँ, कहीं पे उनके फोक प्लेज, कहीं पे उनका जो ड्रामा है वो, या फिर दूसरे रिलीजियस कहानियाँ जो सुनाई जा रही हैं, वहाँ पे सॉन्ग्स बज रहे हैं, डांस वांस हो रहा है। तो बेसिकली ये लोग क्या किया ना, इन लोगों ने डांसिंग करना भी शुरू कर दिया, तो वहीं से आया ये कथा मतलब कथक। तो ऐसे ही ये लोग फेमस हुए हैं। आप देखोगे जो मुग़ल एम्परर थे ना, उनके अंडर में और उनके नोबल्स के अंडर में कथक उनके कोर्ट में परफॉर्म हुआ करता था। नो, टेल मी वन थिंग, मुगल्स सारे मुस्लिम थे, कथक हिंदू में ना है ना, मतलब आप इसको हिंदू रिलीजन से ही कनेक्ट करोगे, तो इसका ये मतलब होता है कि मुगल्स उतने क्रूवल नहीं थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आफ्टर औरंगज़ेब। मैं औरंगज़ेब के बाद में जितने भी रूलर्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, एंड औरंगज़ेब की बात भी नहीं कर रही हूँ वैसे। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं। ये जो कथक है
वो दो आप कह सकते हो दो ट्रेडिशन में या फिर दो घरानाज में डिवाइड हो गया। पहला जो राजस्थान का जयपुर, मैंने जयपुर मतलब जयपुर का एक अलग ही सिग्निफिकेंस है आप हमारे हिस्ट्री में, इन द सेंस आर्ट एंड कल्चर से लेकर के आप देख लो, ठीक है, राजपूत से आप रिलेट कर लेना, डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे, एक एक लोकेशन एक एक प्लेस के बारे में मैं बता दूंगी, डोंट वरी। एंड फिर लखनऊ, लखनऊ मतलब लोग कहते हैं नवाबों का शहर, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे पहले नवाब्स रहा करते होंगे एट दैट टाइम, इसीलिए आज बहुत सारे जो जितने भी लखनऊ के लोग होते हैं वो अपने आप को नवाब से एसोसिएट करके देखते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो राजस्थान का जो मेनली जो जयपुर वाला एरिया है और जो लखनऊ वाला एरिया है, लखनऊ राजस्थान में नहीं है वैसे, मैं बता रही हूँ, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक राजस्थान का जयपुर और दूसरा लखनऊ। फिर उसके बाद में जब वाजिद अली शाह थे ना, अवध के ये नवाब थे, उनके अंडर में भी जो कथक वाला है या फिर जो जितने भी ये आर्ट फॉर्म है ना, बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर दिए। एंड फिर आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद में, मतलब 19th सेंचुरी के आसपास में, मतलब आप कह सकते हो ऐसे 1875 के अराउंड में, ये जो कथक था ना एंड जो बहुत सारे डांस हुआ करते थे, वो इन दो रीजन में ज़्यादा फेमस थे, राजस्थान के जयपुर में और लखनऊ में। तो 1875 के अराउंड में आप देखोगे कि ये प्रेजेंट डे का जो पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इन सारे जगह पे जो डांस फॉर्म था ना वो फेमस हो गया। अगेन ब्रिटिशर्स आएंगे, वो क्या ही समझेंगे इसको, बोलेंगे ये तो फालतू सा चीज़ है, हटाओ इसको, उनको मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से भी। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के हर एक कल्चर को, हर एक ट्रेडिशन को बर्बाद करने की कोशिश करी है, क्योंकि ये भी अच्छा ही किया, मतलब कोशिश किया तो, बिकॉज अगर वो नहीं किया होता ना तो हम लोगों में इतनी, जितने एट दैट टाइम जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ अच्छा किया, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर उन लोगों ने ऐसे हम लोग को ह्यूमिलिएट नहीं करा होता तो शायद आप कह सकते हो हमारे इंडियंस को वो रीज़न नहीं मिलता, क्योंकि इंडियंस को एट दैट टाइम वो पसंद नहीं था कि हमारे सोशल कल्चर में कोई आकर के इन्वॉल्व हो या फिर उसमें कोई दखल अंदाजी करे बेसिकली। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छा किया, बट ये अब जो हो गया वो हो गया, कुछ कर तो सकते हैं नहीं। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे कि आज जो ये कथक है ना हमारे प्रेजेंट डे इंडिया में, वो बहुत ही मेजर क्लासिकल फॉर्म डांस में से एक है, मतलब 6 है ना, एक भरतनाट्यम है, कथकली, ओडिशी है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, तो उसमें से हमारा एक है कथक भी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेंटिंग फॉर पैटर्न्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। अच्छा, मिनिएचर क्या होता है? मिनिएचर एक होता है ना स्मॉल साइज पेंटिंग होती है, यहाँ पे देखो, मैं बताती हूँ मिनिएचर क्या होता है। ये एक स्मॉल साइज पेंटिंग होती है, ठीक है। पहले लोग लिखने का काम करते थे, अब लोग पेंटिंग करने का काम करते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि पहले लिख के लोग बताया करते थे ना कि ये राजा के साथ ऐसा हुआ होगा, वो राजा के साथ वैसा हुआ होगा, बट बहुत सारे राजा थे जो पढ़े लिखे ही नहीं थे। अकबर को ही ले लो, तो उनके टाइम पे क्या हुआ होगा कि ये लोग ना एक पेंटिंग बनाया करते थे, लोग उस पेंटिंग से ही उसको देख के समझ जाए कि हुआ क्या होगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये स्मॉल साइज पेंटिंग हुआ करती थी, जनरली ये वाटर कलर से की जाती थी कपड़े पे या फिर पेपर पे। पहले की जो मिनिएचर पेंटिंग हुआ करती थी वो पाम लीव्स या फिर लकड़ी पे किया जाता था, ठीक है। बट अभी मैंने बताया ना कि हर चीज़ में एवोल्यूशन ज़रूरी है, हर चीज़ में एडवांसमेंट ज़रूरी है, तो टाइम आगे बढ़ा तो अब कपड़े पे किया जाने लगा। यहाँ पे ज़रा पेंटिंग को जूम करके देखना आप, इसमें क्योंकि ये इमेज ना ये थोड़ा सा ब्लर है, तो इसमें पता नहीं क्या क्या दिखा रखा है, पेड़ है, आई थिंक कोई राजा है वो युद्ध करने गया है, तो आप इस जो भी राजा अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो देख के समझ जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा एट दैट टाइम पीरियड, ओके। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने बहुत ही पैटर्नाइज और मतलब पैटर्नाइज किया इसको, क्या नाम है ये मिनिएचर पेंटिंग को, और बहुत ही हाईली स्किल्ड पेंटर्स बुलाए थे अपने कोर्ट में ये सारी पेंटिंग्स वगैरह करने के लिए, ठीक है, बिकॉज दे वर द फॉन्ड ऑफ आई थिंक पेंटिंग, ऐसा लगता है, बिकॉज बुक्स को तो पढ़ के यही लगता है कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां जो थे वो पेंटिंग के, एंड मैंने बताया था एक बार वो 4 बाग टाइप्स का वो गार्डन वगैरह, इन सब के ये लोग बहुत ही चाहते थे, आप कह सकते हो, चाहिए था इन लोगों को हर एक चीज़। तो उसमें क्या हुआ करता था, उसमें ब्रिलियंट मतलब कलर्स हुआ करते थे, कोर्ट सीन हुआ करता था, बैटल सीन हुआ करता था, मतलब जो कुछ भी हंटिंग सीन, सोशल लाइफ से लेकर के या फिर सोशल लाइफ से लेकर के पॉलिटिकल लाइफ तक आप उसमें हर चीज़ डिस्क्राइब करवा सकते हो एक पिक्चर में ही। तो एम्परर देख के समझ जाएगा कि हाँ भाई मतलब ऐसा कुछ है, यहाँ पर ऐसा ऐसा चीज़ें हुई होंगी। औरंगजेब आएगा, जब डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का, किसके टाइम पीरियड के साथ में? औरंगजेब के टाइम पीरियड के साथ में। क्लास 8 में हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो औरंगजेब को मतलब औरंगजेब के टाइम पीरियड में ये जितने भी पेंटर्स थे ना, वो क्योंकि डिक्लाइन हो रहा था मुगल एम्पायर का, तो ऐसा नहीं था कि औरंगजेब की वजह से ही डिक्लाइन हो रहा था, बहुत सारे फैक्टर्स भी थे, बट येस ही वॉज द मेजर फैक्टर। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।
तो मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ में बहुत सारे रीजनल स्टेट उभर के आए। तो उनके जब ऐसा कुछ हुआ तो जितने भी ये पेंटर्स वगैरह हुआ करते थे ना, वो मुगल्स को छोड़ करके मीन्स इधर उधर के एरियाज़ में शिफ्ट होने लगे। तो जो जितने भी मुगल्स वाले जितने भी मुगल्स में के अंदर में हुआ करते थे, वो डेक्कन में गए, फिर कुछ राजस्थान में गए, राजपूत कोट में गए। उसके बाद में जितने भी अलग अलग रीजनल जो स्टेट उभर के आए थे सब उसमें गए। उसके बाद वहाँ पे पहले से ही कुछ पैटर्नाइज्ड स्किल्ड पेंटर्स हुआ करते थे। एंड ये लोग तो भाई मतलब मुगल्स हैं, तो मुगल्स तो ऑल ओवर इंडिया से मतलब ढूंढ ढूंढ के लेके आते होंगे कि अच्छे वाले पेंटर्स चाहिए, बिल्कुल वाहियात वाले नहीं चाहिए। तो ये लोग गए लोग ना, मान लो ये लोग डेक्कन में गए होंगे लोग, राजपूताना स्टेट में गए होंगे लोग, तो वहाँ के पेंटर्स एंड इन पेंटर्स ने मिलकर बहुत अच्छी अच्छी कलाकारी करी, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग करी। मतलब बेसिकली कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए कि आप यहाँ से आओ तो मैं नहीं करने दूंगा। ये इन लोगों ने मिलकर काम किया बहुत अच्छे तरीके से। फिर आप देखोगे कि जो माइथोलॉजी और जो पोइट्री है ना, वो ऐसे सेंटर्स में मिली थी बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे सेंटर पर डिपिक्ट करी गई थी, मेवाड़ में, जोधपुर में, बूंदी में, कोटा में एंड किशनगढ़ में। नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। देन आप हिमालयन फुट हिल्स में देखो, जो आज का जो हिमाचल प्रदेश है ना, यहाँ पे एक पेंटिंग हुआ करती थी, बशोली करके उसका नाम था। ठीक है, बशोली करके नाम था उसका। मतलब बशोली अगर आ गया कि क्या चीज़ है, तो ये एक मिनिएचर पेंटिंग है जो कि हिमाचल प्रदेश में हुआ करती थी। यहाँ पे बस एक यही एक फिल्म सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने बता दिया। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही पॉपुलर टेक्स्ट है जो पेंट करी गई थी। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। यस, रास मंजरी है भानु दत्ता की, उन्होंने पेंट करी थी इसको। मीन्स रास मंजरी एक टेक्स्ट है, भानु दत्ता ने इसको बेसिकली मिनिएचर पेंटिंग मतलब मिनिएचर बनाने का काम किया था इसका। ठीक है, आई वॉज थिंकिंग यहाँ पे मैंने कहीं स्पेलिंग तो गलत नहीं लिख दी थी, सो आई वॉज चेकिंग दिस। या स्पेलिंग इज़ करेक्ट, यस। उसके बाद में आप देखोगे कि 1739 में नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया, तो उसके इन्वेजन का भी बहुत ही मतलब गलत अफेक्ट पड़ा था इन लोगों पे, पेंटिंग्स वगैरह पे। क्योंकि जब नादिर शाह का जब इन्वेजन हुआ था ना, तो वो बहुत सारा लूट पाट करके गया था दिल्ली में। ठीक है, तो नादिर शाह का जो इन्वेजन था वो भी अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल दिया इन सब चीज़ों पे। चलो फिर एक टर्म है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसके बारे में मैं थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखो, जो कांगड़ा आर्टिस्ट थे ना, उन लोगों ने एक न्यू स्पिरिट मतलब एक न्यू चीज़ लेके आए थे इन लोगों ने मिनिएचर पेंटिंग में। बिकॉज ये लोग वैष्णवाइट जो ट्रेडिशन था ना, वो इनका इंस्पिरेशन हुआ करता था। क्योंकि मैंने बताया था ना कि एक शैविज़म होता है, एक वैष्णविज़म होता है। सो ये लोग वैष्णवाइट ट्रेडिशन से ना, ये लोग बहुत ही इंस्पायर लोग थे। तो इन लोगों ने जो मिनिएचर पेंटिंग थी उसने कुछ न्यू एडिशन कुछ करने की कोशिश करी। तो इन लोगों ने सॉफ्ट कलर्स का यूज़ करा, कूल ब्लूज़ जो कलर्स, कूल ब्लूज़ नहीं, ब्लू एंड ग्रीन कलर पढ़ लो, कूल वूल लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं वहाँ पे। सी, ये अगर ऑप्शनल वाले हो, हिस्ट्री ऑप्शनल, तो वहाँ पे ये हेल्प कर सकता है। बाकी जीएस में अभी तक मैंने जितना बताया उतना काफ़ी है जीएस के मेंस पर्सपेक्टिव से। बट अगर ऑप्शनल है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ओके, आर्ट एंड कल्चर में तो बेसिकली इन लोगों ने एक न्यू स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग डेवलप तो नहीं करी, बस उसमें कुछ ऐड कर दिया इन लोगों ने। अपने कलर जो सॉफ्ट कलर्स हुआ करते थे ना, वो उन लोगों ने ऐड कर दिया। तो ये कांगड़ा पेंटिंग और बाकी जो नॉर्मल मिनिएचर पेंटिंग हुआ करती थी ना, तो लोग देख के पहचान जाते थे कि कौन सी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है, कौन सी मिनिएचर नॉर्मल वाली मिनिएचर पेंटिंग है। सो जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग इसलिए उसका नाम मतलब पड़ गया, बिकॉज वो कांगड़ा आर्टिस्ट थे ना, तो उन लोगों ने अपने नाम पर ही उस पेंटिंग का भी नाम रख दिया, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। ओके, सो ऐसा नहीं था उस टाइम पे कि जो बस रॉयल कोर्ट में रहेंगे वही बस पेंटिंग करेंगे, ऐसा नहीं था। जो नॉर्मल मैन वुमेन थी ना घर पे उस टाइम पे, वो लोग अपने वॉल्स को पेंट किया करते थे, अपने पॉट्स को पेंट किया करते थे, मतलब कुछ भी, मतलब सब लोग ऐसा काम किया करते थे अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अभी देखते हैं बंगाल के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी टाइप की है कि जो बंगाली लैंग्वेज है ना, वो संस्कृत से डिराइव हुआ है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। सो अभी उसी हम लोग कंट्रोवर्सी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बंगाली जो रीजनल लैंग्वेज है वो संस्कृत से ही डिराइव हुआ है। सो बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, संस्कृत से नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत से है। बिकॉज प्रूफ सब तो सबके पास है। ये देखो बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये पाम लीफ पे ये मैन्युस्क्रिप्ट है, वो जो अर्लीस्ट बंगाली रामायण की मैन्युस्क्रिप्ट है, ये लिखी हुई है। चलो मैं बताती हूँ कि कैसे आप कह सकते हो कि यस, ये संस्कृत से डिराइव हुआ है। सेंचुरी से मत जाना, फिर से मैं बता रही हूँ। कॉमर्शियल टाइज है ना, वो डेवलप होना शुरू हो गए थे बंगाल और मगध के बीच में।
क्योंकि बंगाल में बंगाली लैंग्वेज बोली जाती थी, मगध में संस्कृत, तो बंगाली एंड संस्कृत में सिमिलरिटीज तो देखने को मिलती हैं, बट अभी तो इवोल्यूशन हो गया लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा। मैं पहले वाले बंगाली की बात कर रही हूँ, मैं पहले वाले संस्कृत लैंग्वेज की बात कर रही हूँ जो लोग बोला करते थे। ओके, सो जब ये कॉमर्शियल टाइज बिगिन हुए ना, डेवलप होना शुरू हुए बंगाल और मगध के बीच में, उसके बाद में संस्कृत का इन्फ्लुएंस जो था वो बंगाल पे पड़ने लगा। उसके बाद में फिर जब गुप्ता रूलर्स आएंगे, उन लोगों ने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल स्टैब्लिश करा नॉर्थन बंगाल के ऊपर में। फिर अगर गुप्ता रूलर्स मतलब एक, अगर आप सोचो कि किंगडम का राजा ही वहाँ पे सब कंट्रोल करके बैठा है, तो फिर राजा को मैंने बताया था कि वो ब्राह्मण्स के साथ में कैसे खुद को एसोसिएट किया करते थे, कैसे अपना स्टेटस जो था वो हाई किया करते थे। तो बेसिकली अगर ये नॉर्थन बंगाल को कंट्रोल कर रहे हैं गुप्ता रूलर्स, तो वहाँ पे जो ब्राह्मण्स है, जो ब्राह्मणाज हैं, वो सेटल तो होंगे ही। तो जो लिंग्विस्टिक और जो कल्चरल इन्फ्लुएंस था ना, जो मिड गंगा वैली से बंगाल पे, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा। ओके, फिर आप देखोगे कि 8th सेंचुरी में, फ्रॉम 8th सेंचुरी में नहीं, 8th सेंचुरी से जो बंगाल था ना, वो एक सेंटर बन गया रीजनल किंगडम का। मतलब पालास के अंडर में, पालास, प्रतिहारस, मैंने ये सब पढ़ाया था ना, तो ये मैंने एक आपको नोट्स बनाना पड़ेगा कि इस सेंचुरी में किसने बंगाल को कैप्चर किया था। कैप्चर नहीं मतलब किसके इन्फ्लुएंस में था बंगाल, ठीक है। ऐसा कुछ करके आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो इतना डिटेल उन्हीं को जाने की ज़रूरत है, बाकी मेंस जो जीएस के पर्सपेक्टिव से इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी सुन लो, पहले एक कंट्रोवर्सी है। तो पहले मैं क्या कह रही हूँ, पहले मगध का इन्फ्लुएंस आया, उसके बाद में गुप्ता रूलर्स ने एस्टैब्लिश करा खुद को नॉर्थन बंगाल के साइड में, मतलब नॉर्थन बंगाल पर गुप्ता रूलर्स ने खुद को एस्टैब्लिश करा, तो वहाँ पे ब्राह्मण्स सेटल हुए, वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस आया, मिड गंगा वैली का इन्फ्लुएंस आया। उसके बाद में जो पालास थे ना, जो पालास के अंडर में जो जो रीजनल किंगडम हुआ करता था बंगाल, वो बन गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल किंगडम बना। और फिर 14 और 16 सेंचुरी के बीच में जो बंगाल था ना, वो सुल्तान्स के थ्रू रूल हो रहा था, जो कि इंडिपेंडेंट रूलर हुआ करते थे दिल्ली के, ठीक है। चैप्टर 3 में हम लोग कैसे पढ़ के आए थे ना, वही सब चीज़ें हैं कि दिल्ली में कौन रूल करा, कब तक रूल करा, तो आपको देखना पड़ेगा वो वीडियो, मैं इधर रिपीट नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद में जब अकबर आएगा ना, तो अकबर ने जब बंगाल को कॉन्कर करा था, तो वहाँ पे उसने समझ, सूबा, मैंने बताया था कि सूबा क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा, ठीक है। देन जब अकबर ने कॉन्कर करा था, तो उसका जो लैंग्वेज था ना एडमिनिस्ट्रेशन का, एट दैट टाइम वो पर्शियन लैंग्वेज हुआ करता था। जो जब अकबर ने बंगाल को कॉन्कर करा, उस पर कब्जा करा, तो जो अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, उसका लैंग्वेज था पर्शियन। तो ऐसा नहीं था कि अकबर ने बिल्कुल क्रूएल्टी दिखाई कि पर्शियन ही बोलो तो बोलो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। बट अकबर ने बंगाली को एज अ रीजनल लैंग्वेज भी एक्सेप्ट किया, बस जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज था वो था पर्शियन, ठीक है। फिर उसके बाद आप 15th सेंचुरी में देखोगे कि एक बहुत ही यूनाइटेड ग्रुप सा बन गया, कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज का बंगाली ग्रुप बन गया। जितने भी बंगाली डायलेक्ट्स हुआ करते थे ना, वो सब एक साथ आए, अपना एक ग्रुप बनाए, जो कि वेस्टर्न पार्ट में बोला जाता होगा, जिसको आज आप वेस्ट बंगाल कहते हो, जो उस वाले एरिया में बोला जाता होगा एट दैट टाइम पे। उन सबके मान लो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, मान लो नहीं है ही वेस्ट बंगाल, उस टाइम पे जितने भी वहाँ पे डायलेक्ट्स हुआ करते थे, वो लोगों ने एक साथ आए एंड उन सारे डायलेक्ट्स का एक ग्रुप बनाया बंगाल में, ठीक है, जो कॉमनली जो लोग बोला करते थे वो चीज़। तो आप कह सकते हो कि जो बंगाली है वो संस्कृत से ही डिराइव हुई है, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं था कि उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ा नॉन संस्कृत वर्ड का। जैसे कि आप देखो बंगाली पे इन्फ्लुएंस पड़ा है पर्शियन का, कि मैंने बताया अभी अकबर का जो लैंग्वेज था वो प्रशासन का, वो पर्शियन लैंग्वेज था। उसके बाद यूरोपियन लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस पड़ा। उसके बाद में आप देखोगे कि जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हुआ करती थी ना, उसका भी इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा खासा पड़ा। तो जो बंगाल है ना, जो बंगाली लैंग्वेज है, उस पर बहुत सारे लोगों का कल्चरल एंड जो लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस है ना, वो पड़ा है। तो आप कह सकते हो कि ये बंगाली जो लैंग्वेज है वो संस्कृत से डिराइव हुई है। बट क्या आप ये कह सकते हो कि आगे भी ये संस्कृत, मतलब ये जो बंगाली लैंग्वेज है वो ऐसे ही रहेगी? नो, ऐसा कभी नहीं होता है। हमें हर लैंग्वेज में वेरिएशंस देखने को मिलती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। आज टाइम कुछ और है, कल को टाइम कुछ और आएगा। बंगाली में ही नहीं, हमारे हिंदी लैंग्वेज में भी बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे। अभी बात करते हैं बंगाली लिटरेचर के बारे में। यस, बंगाली लिटरेचर को दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो डायरेक्टली संस्कृत से ही लिया गया है, दूसरा जो इंडिपेंडेंट है संस्कृत से, ठीक है। तो जो संस्कृत से लिया गया है उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा हमारा संस्कृत एपिक, जैसे कि मंगल काव्य हुआ करता है। ये एक शुभ टाइप का पोयम हुआ करता है। शुभ मतलब ऑस्पीशियस, जिसको बोलते कि इसको पढ़ोगे तो अच्छा होगा, कुछ वैसा होगा वैसा। पहले मिथ्स बहुत सारे इंक्लूडेड थे ना इंडिया में।
तो ये जो संस्कृत जो भी लिया गया है उसमें क्या आएगा, मंगल काव्य आएगा जो कि संस्कृत में ही लिखा होगा, भक्ति लिटरेचर आएगा, कुछ लोगों की बायोग्राफीज आएंगी, जैसे कि चैतन्य देव एक वैष्णव भक्ति मूवमेंट जब हुआ था तो उसके लीडर थे चैतन्य देव, उनकी बायोग्राफी भी आएगी। मतलब कुछ भी जो हो जो संस्कृत में लिखा हुआ हो, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड हो, मंगल काव्य वगैरह, या फिर किसी का बायोग्राफी वगैरह जो भक्ति मूवमेंट में रह चुके हैं, वो आएगा हमारा संस्कृत में, ठीक है। बंगाली लिटरेचर के संस्कृत वाले पार्ट में आएगा, क्योंकि वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, अभी मैंने बताया। सेकेंड वाले में आएगा जो नाथ लिटरेचर, जैसे कि गोपी चंद्रा है, कुछ स्टोरीज़ हैं धर्म ठाकुर की, फिर कुछ फेरी टेल्स हैं, फिर कुछ फोक टेल्स हैं। मतलब आप उसको देख के पहचान जाओगे, ऐसा है कि आप उसको देख के पहचान जाओगे कि कौन सा संस्कृत एपिक है, कौन सा ये इंडिपेंडेंट है संस्कृत से, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट होगा ना उसमें नॉर्मल प्लेस पोएम्स वगैरह यही सब लिखे गए हैं, जो इंडिपेंडेंट होगा उसमें। बट ये जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, जो संस्कृत वाली जो थी, आप उसको पढ़ के बता सकते हो कि ये मतलब उसको आप नहीं बता सकते ये जो, लेकिन ये जो डेट होता है ना उसका, कब लिखी गई, कैसे लिखी गई, ये पहचानना थोड़ा सा ईजी है। रादर ये जो सेकंड वाला है आप उसको नहीं पहचान पाओगे कि ये कब की लिखी गई, कब की नहीं लिखी गई। बेसिकली बस यहाँ पे वही बता रहा है, इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन बात करते हैं पीर्स और टेम्पल्स। अच्छा, ये पीर्स कौन हुआ करते थे? पीर्स बेसिकली एक स्पिरिचुअल गाइड हुआ करता था, मेनली ये पर्सन ही हुआ करता था बेसिकली, ओके। फिर यू विल सी 16 सेंचुरी से लेकर के, नॉट 16 सेंचुरी से आप कह सकते हो कि जो लोग थे ना वो माइग्रेट करना बहुत सारे लोग बहुत ही बड़े मात्रा में माइग्रेट करना शुरू किए। कहाँ से? जो लेस फर्टाइल एरिया था ना वेस्ट बंगाल का, वहाँ से वो लोग फॉरेस्ट में चले गए, कुछ लोग मार्शी एरियाज़ में चले गए, साउथ में चले गए, बंगाल के साउथ ईस्टर्न पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे चले गए। और जैसे ही वो मतलब ईस्ट वर्ड में मूव करे ना, मतलब जैसे ही वो ईस्टर्न साइड में गए बंगाल के, तो वहाँ पे उन लोगों ने सारे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया, और जितने भी जो लैंड थे ना सब पे उन्होंने चावल की खेती कर दी, धान की खेती कर दी वहाँ पे। उसके बाद मान लो कि मैं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो मैं अकेले तो जाऊँगी नहीं, बहुत सारे लोगों को लेके जाऊँगी मैं। तो वहाँ मैं जहाँ पे जाऊँगी वहाँ पे तो कुछ लोग भी रह रहे हैं ना। ज़रूरी थोड़ी है कि वहाँ पे जंगल है तो जंगल के आसपास लोग ही नहीं है। जंगल होगा तो पूरा एरिया जंगल नहीं होगा ना, बस एक पर्टिकुलर एरिया होगा। तो वहाँ पे ये लोग सारे फॉरेस्ट को क्लियर करके उन लोगों ने राइस कल्टिवेशन करना शुरू किया। और जो भी आसपास की जो लोकल कम्युनिटीज़ थी ना, जैसे कि फिशर फोक हुआ करती थी, एक कम्युनिटी का नाम है बेसिकली, और ट्राइबल पीपल हुआ करते थे, इन सारे को अपने में इन लोगों ने मर्ज कर लिया। किन लोगों ने? ये जो माइग्रेट करके गए थे ना उन लोगों ने। एंड जब आप देखोगे कि ये मुग़ल कंट्रोल होगा ना बंगाल के एरिया, बंगाल वाले एरिया पे, तो इन लोगों ने जो ढाका का जो ये जो ईस्टर्न डेल्टा है ना एट ढाका, तो इन लोगों ने अपनी जब कैपिटल वहाँ पे शिफ्ट करी, तो बहुत सारे जितने भी जो रूलर्स थे मुगल्स के ना, वो उस एरिया में मॉस्क बनवाएंगे, बहुत सारे रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे, ओके। तो ये जो अर्ली सेटलर्स हुआ करते थे ना, क्योंकि अ, उस टाइम पे बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन हुआ करती थी। कहाँ पे? बंगाल में एट दैट टाइम बहुत ही अनस्टेबल सी कंडीशन हुआ करती थी। बट मुगल्स में ना आप देखोगे थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिली है, ठीक है। तो ये लोग काफ़ी खुश थे कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग आएंगे, लोग जो करना है करेंगे, लोग हम लोग तो मतलब कम से कम ढंग से रहेंगे ना, ऐसी वाली थिंकिंग थी कुछ। फिर यू विल सी कि इसमें एक कम्युनिटी लीडर हुआ करता था, जो कि टीचर की तरह भी फंक्शन करेगा, एजुकेटर की तरह भी फंक्शन करेगा। एंड फिर कभी कभी जो वो लीडर हुआ करता था ना, उसमें क्या था कि किसी को बीमारी हुई, किसी को कुछ हो गया, तो उसने उसको ठीक कर दिया। तो लोग समझते थे कि इसके पास सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है। तो इनमें कौन लोग हुआ करते थे? ये जो सेंट हुआ करते थे वो हुआ करते थे, या फिर जो सूफीज़ हुआ करते थे वो लोग हुआ करते थे, या फिर कुछ अलग से कुछ रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हुआ करती थी। मतलब जो बड़े बड़े लोग ही हुआ करते थे। भक्ति मूवमेंट के बाद में ये सब हुआ, तो फिर वही लोग हुआ करते थे। तो इन्हीं लोगों को बाद में बोला गया द कल्ट ऑफ पीस। मतलब इन लोगों को ना एज अ पीर कंसिडर किया गया कि आप हमारे स्पिरिचुअल गाइड हो, ऐसा कुछ करके इनको पीर्स कंसिडर किया गया। और आप देखोगे ना कि ये जो कल्ट है पीर्स का, वो बहुत ही पॉपुलर हो गया सारे मतलब पूरे बंगाल में, ओके। उसके बाद में मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो लोग हुआ करते थे पहले के, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे उनकी इकॉनमी बढ़ी तो वो अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए टेंपल बनवाते थे। लो मैंने टेंपल बनवा दिया, मेरे से ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो वो सामने वाला सोचेगा यार इसने तो इतना बड़ा टेंपल बनवा दिया, मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन तो वो उससे बड़ा टेंपल बनवाएगा। तो वैसे ही इस टाइम पे ये हुआ कि जो जितने भी लोग पावरफुल हो रहे थे, जितने भी इंडिविजुअल हो या फिर जो भी राजा महाराजा, वो ना टेम्पल्स बनवाने लगे, ठीक है। अपने पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, अपने पावर को दिखाने के लिए लोगों को कि हम ज़्यादा पावरफुल है, हमारे अंडर में रहो तो फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जो बंगाल वाला जो एरिया था ना, वहाँ पे बहुत सारे जो टेराकोटा जो होता है ना, टेराकोटा टेम्पल्स, वो भी बनाए गए बंगाल में। तो वहाँ पे क्या हुआ करता था बेसिकली, जो
रिलीजियस टेम्पल में और टेराकोटा टेम्पल में डिफरेंस ये है कि जो बड़े बड़े जो टेम्पल्स हुआ करते थे वहाँ पे राजा महाराजा जाते थे लोग, एंड जो जो अभी इवॉल्व हो रहे थे ना, नॉर्मल पीपल जो इवॉल्व हो रहे थे एज अ रिच कम्युनिटी, तो उन लोगों ने टेराकोटा टेम्पल्स बनवाए अपनी अथॉरिटी साबित करने के लिए। तो जो टेराकोटा टेम्पल्स थी उसमें लो कास्ट के लोग जाते थे, मतलब लो सोशल ग्रुप्स जो थे ना वो जाते थे, जैसे कि कोलू, आपने सुना होगा कोलू, वो जो ऑयल आता है ना, ऑयल क्रशर, उन वाले कम्युनिटी को लोग कहते हैं, मतलब कोलू, ठीक है। उसके बाद में कांसारी करके है, एक बेल मेटल वर्कर्स हैं, दोनों वाली पीपीटी में मेंशन नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ आप लोग को, ओके। उसके बाद में जब ये यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज वगैरह आई ना, तो इन लोगों ने एक नई नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज थी जो कि ऐसे सोशल ग्रुप से बिलोंग करती थी, उनके लिए मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी इकोनॉमिक या फिर आप कह सकते हो कि हर तरीके से उनको बेनिफिट स्टार्टिंग में तो दिया ना, बिकॉज स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो बंगाल पे ही सबसे पहले अपना जो राज आप या फिर कह सकते हो या फिर कब्जा वो करा था इन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। तो स्टार्टिंग में तो मतलब उनको भी ठीक ठाक फैसिलिटी देने का काम किया इन लोगों ने, और जैसे ही उन लोग की जो सोशल स्टेटस इम्प्रूव हुई नॉर्मल पीपल की, उन लोगों ने भी टेम्पल्स वगैरह बनवाने शुरू कर दिए। और जब लोकल जो डीटीज़ हुआ करती थी ना, पहले टेम्पल्स में जो राजा महाराजा बनवाते थे वो तो टेम्पल्स बड़े बड़े हुआ करते थे। तो जैसे ही जब ये इंडिविजुअल पावर जब ये होने लगी, मतलब पहले क्या हुआ करता था, राजा महाराजा टेम्पल बनवा रहे हैं, अभी क्या है, नई नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आई है, तो जो इंडिविजुअल्स जो बहुत भारी मात्रा में जो ग्रो कर रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, अब वो भी टेम्पल बनवाना स्टार्ट कर दिए। तो पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे ये लोग झोपड़ी वगैरह में रहा करते थे, हट वगैरह में, ठीक है, मैंने बता रखा है पिछले वाले कुछ चैप्टर्स में, आप जाके देख लो उसको। बट अभी क्या था कि अभी वो लोग ब्राह्मण से रिकॉग्निशन लेकर के अपना स्टेटस को हाई करते थे वो लोग, एंड फिर ये लोग टेम्पल्स बनवाना शुरू किया करते थे। बट पहले जो टेम्पल्स झोपड़ी में रहा करती थी, अपने लोकल डिटीज़ मानते थे उनको, आज वही टेम्पल को दूसरे मतलब लॉर्ड विष्णु या फिर लॉर्ड शिवा के साथ में एसोसिएट करके वो लोग बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाने लगे, ऐसा कुछ है। ओके, बात करते हैं फ़िश के बारे में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो ब्राह्मण्स होते हैं ना, उनको फिशेस खाने, जो ये नॉन वेज खाने होते हैं ना, उनको अलाउड नहीं होते हैं, बिकॉज अब होता होगा उन लोग का कुछ, वो एंशिएंट से चला आ रहा है आज तो खैर कोई नहीं मानता, लेकिन तभी भी मैं पहले के बारे में बता रही हूँ। जो ट्रेडिशनल फूड हैबिट हुआ करते थे ना जो बंगाल का, देखो बंगाल एक रिवराइन प्लेन पे सिचुएटेड है, मतलब रिवराइन प्लेन है आप कह सकते हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िश होती हैं, ठीक है। वाटर की अवेलेबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो चावल मतलब सॉरी धान की खेती होती है, उसके बाद फिशेस भी इक्वल मात्रा में पाई जाती है, मतलब फिशेस की और चावल की वहाँ पे कोई कमी है नहीं। तो बेसिकली वहाँ का जो लोकल फूड था ना, वो राइस प्लस फिश ही था। लेकिन एट दैट टाइम ब्राह्मण्स जो थे वो कभी नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते थे, बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड, ठीक है। लेकिन अब बाद में देखोगे कि धीरे धीरे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें ऐसा कुछ दे रखा है कि ब्राह्मण्स ने भी बाद में फिशेस खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि ये हमारा कल्चर है, फ़िश खाना हम लोग भी खाएंगे, अगर हम बंगाली मतलब हैं तो, और अगर हमें बंगाल में रहना तो हमें फ़िश खाना पड़ेगा, बिकॉज किसने फोर्स नहीं किया एक्चुअली, बस हो गया ऐसा, बिकॉज वहाँ का लोकल जो फूड था ना वो फ़िश ही हुआ करता था, तो उन लोगों ने भी खाना स्टार्ट कर दिया। तो ब्राह्मण्स ने फ़िश खाई, ये आपके कौन से टेक्स्ट में दिए गए हैं, ये बृहद धर्मा पुराण करके एक टेक्स्ट है 13th सेंचुरी का, आप जरा बस ये नाम याद रख लो, पूरे इस पीपीटी में फ़िश एज अ फूड, बस ये वाला नाम इंपॉर्टेंट है कि ये बृहद धर्मा एक पुराण था, ठीक है, संस्कृत में है, जिसमें बता रखा है कि बंगाल में जो लोकल ब्राह्मण्स हुआ करते थे ना, वो बहुत ही वैराइटीज़ ऑफ फिशेस को कंज्यूम किया करते थे, ठीक है। मतलब पहले फ़िश अलाउड नहीं थी, जैसे ही फिशेस की पॉपुलैरिटी बढ़ी और क्योंकि लोगों को लगने लगा कि यार अब तो ये मेरा कल्चर ही है, अब यही मेरा कल्चर है, यही हमारा ट्रेडिशन है, तो हम लोग को भी खाना चाहिए, तो उन लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद में जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने भी खाना स्टार्ट कर दिया, एंड ये किस में मेंशन है कि ब्राह्मण्स ने फ़िश खाना स्टार्ट किया, तो बृहद धर्म पुराण में मेंशन है, ओके। सो यहाँ पे ये वाला हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कमेंट में बताना ये चैप्टर लगा कैसा, एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आर अ सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट, आप यहाँ पे दिए गए नंबर को कॉपी पेस्ट करो एंड हमारे वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर लो, नो मैटर आप कितने साल से पढ़ाई कर रहे हो, बट कर लो, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, ओके। सो यस, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। बस एक चैप्टर और रह गया इसमें, वो भी जल्दी से ही ख़त्म करवाते हैं, फिर हमारा मॉडर्न इंडिया पे आएगा, आई थिंक वो भी मॉडर्न इंडिया का ही चैप्टर है, शुरुआत वाला। तो फिर वो वाला चैप्टर हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे, एंड तब तक के लिए हैव अ गुड डे अहेड।